चलिए अब देखते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे एपी का एनवा पद, एपी का व्यापक पद, एपी के अंतिम पद से एनवा पद। मान लीजिए कि 4, 7, 10, 13 एक एपी है जिसमें 30 पद है। एपी का 19वां और 24वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसका हल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम पहले पद में 3 जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा और दूसरे पद में हम 3 जोड़ेंगे तो तीसरा, और इसी प्रकार यह 30वें पद तक चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रथम पद A1 4 है और सर्वांतर D 3 है। तो दूसरा पद A2 4 + 3, जिसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस ब्रैकेट में 2 - 1 × 3। तीसरा पद भी हम इसी प्रकार निकालेंगे और चौथा पद भी, और an भी इसी प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये n-1 बार आया है, अर्थात an 4 + n-1 × 3, जिसे हम लिख सकते हैं an बराबर A1 + n-1 × D, जहाँ an nवा पद है, A1 प्रथम पद है और n-1 पदों की संख्या है और D सार्वधातुक है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अतः इस सूत्र से हम 19वां पद निकाल सकते हैं जो हमें 58 मिलेगा और 24वां पद 73 मिलेगा। अतः उपरोक्त सूत्र में प्रथम पद, सार्वधातुक और n, जो कि पदों की संख्या है, का मान प्रतिस्थापित करके हम एपी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्रथम पद A और सर्वांतर D वाली एक एपी का nवा पद an बराबर A1 + n-1 D द्वारा प्राप्त होता है। an को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यदि किसी एपी में m पद है तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखें कि प्रथम पद A1 को a द्वारा भी निरूपित किया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब इस उदाहरण को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। अतः दी हुई एपी का 10वां पद 47 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। हमें प्राप्त है an बराबर a + n-1 × d, जिससे हम a3 निकाल सकते हैं और इसको पहला समीकरण मानेंगे, और a7 निकालेंगे जिसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। दोनों समीकरणों के युग्म को हल करने पर हमें प्राप्त होता है a + 2d बराबर 5 और a + 6d बराबर 9। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -4d बराबर -4, जिससे हमें d प्राप्त होगा 1। d के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है a3। अतः वांछित एपी कुछ इस प्रकार होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? क्यों? वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार है।
जैसे कि हमने यहाँ देखा कि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए क्योंकि पदों की संख्या भिन्न नहीं हो सकती है, अतः हम कह सकते हैं 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहला नोट, अंतिम पद से nवां पद मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार है। यदि हम AP को विपरीत ओर से देखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। an, an-1, an-2 से लेकर a1 तक। जब हम an को an-1 में से घटाएंगे तो हमें -d मिलेगा। अर्थात अंतिम पद से पहला पद t1 l है, अंतिम पद से दूसरा पद t2 l-d है और अंतिम पद से तीसरा पद l-2d है और अंतिम पद से चौथा पद l-3d है। अतः अंतिम पद से nवां पद tn बराबर l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू d होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। मान लीजिए कि एक पद AP में n पद है, तो अंतिम पद से दूसरा पद बराबर होगा प्रारंभ से n-1वें पद का। अंतिम पद से तीसरा पद बराबर होगा प्रारंभ से n-2वें पद का। अतः अंतिम पद से pवां पद बराबर होगा प्रारंभ से n-p+1वें पद का। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए इस पर एक प्रश्न करें। दिए गए AP का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। पहली विधि, यहाँ हमें A 10 दिया गया है, D हम निकाल सकते हैं और l-62 दिया गया है। जहाँ l बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी के, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए हम AP के पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। इसलिए -62 बराबर होगा -10 प्लस n-1 इंटू -3। इसको हल करने पर हमें n 25 मिलेगा। अतः दिए गए AP में 25 पद है। अंतिम पद से 11वां पद बराबर है प्रारंभ से 25 माइनस 11 प्लस 1वें पद का। चूंकि अंतिम पद से pवां पद बराबर है प्रारंभ से n-p+1वें पद का, अतः अंतिम पद से 11वां पद बराबर होगा प्रारंभ से 15वें पद का, अर्थात t11 बराबर होगा a15 के। अतः t11 बराबर होगा a15 के, जिससे हमें मिलेगा 10 प्लस 15-1 इंटू -3, जिसे हल करने पर हमें -32 मिलेगा। अर्थात अंतिम पद से 11वां पद -32 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसी प्रश्न को दूसरी विधि से हल करें। हमें AP यह दिया गया है, जहाँ D -3 है, तो पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त AP होगा -62 माइनस ब्रैकेट में -3, और इसी प्रकार आगे की प्रणाली आगे बढ़ेगी। चूंकि A -62 है और D 3 है, इसलिए अब 11वां पद ज्ञात करना है। जब हमें A और D प्राप्त है, इसलिए A11 -62 प्लस 11-1 इंटू 3, जिसे हल करने पर हमें -32 मिलेगा। अतः वांछित 11वां पद -32 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब NCERT का एक प्रश्न करें। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।
चलिए अब एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न करें। दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? मान लीजिए दो एपी एन और बीएन है और इनका सारवांतर डी है। प्रश्नानुसार इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अतः ए 100 माइनस बी 100 है। चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसे हल करने पे हमें पहला समीकरण मिलेगा ए माइनस बी बराबर 100, अतः ए 1000 माइनस बी 1000 कुछ इस प्रकार आएगा, जिसे हल करने पर हमें ए माइनस बी मिलेगा। और जैसे कि हम ऊपरी समीकरण से कह सकते हैं कि ए माइनस बी 100 है तो हम यहाँ 100 लिख देंगे, तो हमें ए 1000 माइनस बी 1000 100 प्राप्त हुआ। अतः इनके 1000वें पदों का अंतर 100 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए एनसीईआरटी का तीसरा प्रश्न देखें। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। प्रथम 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है बराबर है 105। अगली संख्या 105 प्लस 7 112 और इसी प्रकार आगे की संख्या प्रणाली चलेगी। ये सभी 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और इस प्रकार ये एक एपी के पद हैं, जिसका प्रथम पद 105 है और सारवांतर 7 है। अधिकतम संभावित 3 अंकों की संख्या 999 है। जब हम इसे 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होगा। स्पष्ट रूप से 999 माइनस 5 994 तीन अंकों की अधिकतम संभावित संख्या है जो 7 से विभाज्य है। हम 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें इस एपी पदों की संख्या n ज्ञात करनी होगी। माना कि 994 इस एपी का nवां पद है और a 105 है, d 7 है और an 994 है, तो n क्या होगा? हमें यह सूत्र मालूम है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो इसमें अगर हम इसमें इसका मान रखें तो ये कुछ इस प्रकार होगा। तो हमें n प्राप्त होगा 128। अतः 7 से विभाजित 3 अंकों वाली 128 संख्या है। अतः 7 से विभाजित 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब चौथा प्रश्न देखें। दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। वीडियो को रोकें और इसे खुद से करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब एनसीईआरटी का 5वां प्रश्न देखें। दिए गए एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब निम्नलिखित प्रश्नों का कक्षा में खुद से अभ्यास करें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 14 और संकल्प मैथ्स वर्कबुक के अभ्यास 10 M05.2 के प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 6। समांतर श्रेणियां। इस अध्याय में हमने जो कुछ भी पढ़ा, आइए उसका हम सारांश देखते हैं।
सबसे पहले हमने पढ़ा प्रतिरूप। प्रतिरूप कुछ घटित होने या किए जाने का नियमित तरीका होता है, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां, मधुकोश के बने छिद्र और 1 2 3 4 5 इत्यादि। यह एक निश्चित नियम होता है और प्रतिरूप के पद होते हैं। और हमने पढ़ा एपी का परिचय। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, जैसे कि 1 2 3 4 इत्यादि, 100 70 40 10 इत्यादि, -3 -2 -1 0 इत्यादि, 3 3 3 इत्यादि। हमने सारवंतर के बारे में भी पढ़ा। एक समांतर श्रेणी में दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सारवंतर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक सार्व श्रेणी दे रखी है, 2 4 6 8 सभी संख्याओं के बीच अंतर 2 है, जो कि सारवंतर कहलाता है। यह निश्चित संख्या एपी का सारवंतर कहलाती है। दी हुई श्रृंखला एपी है अथवा नहीं, यह जांच करने के विभिन्न चरण हमने पढ़े थे। आइए उनका दोहरान करते हैं। पहला चरण, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दूसरा चरण, ज्ञात कीजिए कि सभी अंतर समान है अथवा नहीं। तीसरा चरण, यदि अंतर समान है तो दी हुई सूची एक समांतर श्रेणी है। अब एपी का व्यापक रूप हमने देखा था, जैसे A1 A2 A3 से AN तक इत्यादि। और हमने देखा A1 A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D इत्यादि। यहाँ पर A1 प्रथम पद है और D सारवंतर। AP का nवा पद ज्ञात करने का दोहरान करते हैं। हमने पढ़ा प्रारंभ से nवा पद प्राप्त करने के लिए an बराबर a प्लस n-1 होता है और अंतिम पद से nवा पद प्राप्त करने के लिए tn बराबर l माइनस n-1 होता है। AP के प्रथम n पदों का योग देखते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और Sn बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पर l AP का अंतिम पद है। हम इस टॉपिक में सीखेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों के योग का सूत्र ज्ञात करना, एपी के प्रथम n पदों का योग। 1 से 5 तक धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। आइए योग को s से प्रदर्शित करें। अतः योग बराबर s कुछ इस प्रकार आएगा। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बराबर 15। तो हमें 1 से 5 तक धनात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त हुआ 15। इसे अपनी कॉपी में नोट करें। अब 1 से 10 तक धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे भी खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। अब 1 से 100 तक धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखने पर हमें यह मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 101, 101 और 101। जैसे कि आप देख सकते हैं यह 101 100 बार आ रहा है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2s बराबर 101 इंटू 100। तो s आएगा 5050। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।
माना कि एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d इत्यादि है, तो इस एपी का nवां पद a प्लस n माइनस 1d है। मान लीजिए s इस एपी के प्रथम n पदों के योग को व्यक्त करता है, तब s कुछ इस प्रकार होगा, जिसे हम पहला समीकरण मानेंगे। पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर हमें प्राप्त होता है यह, जिसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को पदों के अनुसार जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2s बराबर n ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चूंकि इसमें n पद है। इसे हल करने पे हमें कुछ यह मिलेगा s बराबर n बटे 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अतः किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, जहां L बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, जो कि बराबर है अंतिम पद के। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। किसी एपी का nवां पद an उसके प्रथम n पदों के योग Sn और प्रथम n माइनस 1 पदों के योग Sn माइनस 1 के अंतर के बराबर है, अर्थात प्रथम n पदों का योग और प्रथम n माइनस पदों का योग कुछ इस प्रकार होगा। अतः हम कह सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1 बराबर है an के। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए इस पे एक उदाहरण करते हैं। दिए गए प्रश्न में हमें इस दी गई श्रृंखला के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। तो हमें हल प्राप्त हुआ कि दी हुई एपी के प्रथम 22 पदों का योग -979 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसका दूसरा उदाहरण देखें। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का, प्रथम n धन पूर्णांक का। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। अतः हमें प्राप्त हुआ प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग 50,05,000 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का हल होगा। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब हम प्रश्नावली 4.3 के कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। प्रश्न में पदों का योग दिया हुआ है और एपी दी हुई है। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दी गई एपी में ए बराबर 9 है। ए यानी प्रथम पद 9 है। डी यानी कि सार्वंतर, जो कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर प्राप्त होता है 17 ऋण 9 बराबर 8, तथा Sn यानी पदों का योग बराबर 636। सूत्र आपको याद ही होगा। Sn बराबर n बटे 2
कोष्टक में 2a धन n ऋण 1 गुणा d। इसमें हम मान रखेंगे Sn की जगह 636 बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2 गुणा 9, a का मान 9 धन n ऋण 1 d का मान 8 गुणा 8 रख दिया। इससे हमें प्राप्त हुआ 636 बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2 नम 18 धन 8 का गुणा n-1 में कर दिया तो हमें 8n ऋण 8 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हमें 636 बराबर n बटे 2 कोष्टक में 10 धन 8n प्राप्त हुआ। अब हम n बटे 2 का गुणा कोष्टक में करेंगे। 636 बराबर n बटे 2 गुणा 10 करने पर 2 से 10 को भाग दे दिया, 2 पंजे 10 प्राप्त हुआ 5n धन n बटे 2 का 8n में गुणा किया तो 2 चौको 8 हमें प्राप्त हुआ 4n का वर्ग। इसे हम वर्ग समीकरण के रूप में जमा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4n का वर्ग धन 5n ऋण 636 बराबर 0। इसे हल करने के लिए हम मध्य पद 5n को तोड़ेंगे और गुणनखंड करेंगे। 4n का वर्ग धन 53n ऋण 48n ऋण 636 बराबर 0। प्रथम दो पदों में से n कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो n उभयनिष्ठ लेंगे। n कोष्टक में 4n धन 53 ऋण अंतिम दो पदों में 12 कॉमन उभयनिष्ठ है तो 12 कॉमन लेंगे। कोष्टक में 4n धन 53, यहाँ ऋण 12 कॉमन लिया है इसलिए अंदर ऋण की जगह धन चिन्ह हो जाएगा बराबर 0। अब हमें इससे गुणनखंड प्राप्त होते हैं 4n धन 53 गुणा n ऋण 12 बराबर 0। यदि हम 4n धन 53 लेते हैं तो हमें n का मान प्राप्त होता है ऋण 53 बटे 4। चूंकि n पदों की संख्या है तो यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यह मान जो है अमान्य होगा। दूसरा हमें प्राप्त होता है n ऋण 12 बराबर 0, जिससे हमें n का मान प्राप्त होता है 12, n बराबर 12। अतः 636 योग के लिए हमें 12 पद लेने होंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 इस तरह है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले 8 के गुणज लिखने होंगे और एपी बनानी होगी। 8 के गुणज है 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से हैं। यहाँ पर अब हमारा a बराबर 8 हुआ, प्रथम पद जो है हमारा वो 8 हुआ। d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 16 माइनस 8 बराबर 8 प्राप्त हुआ और n बराबर 15 है पदों की संख्या। पुनः हम सूत्र लिखते हैं Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a धन n-1 d। मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 15 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणा 8 धन 15 ऋण 1 8। ये सब हमने मान रख दिए, a का मान 8, n का मान 15 और d का मान 8। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 15 बटे 2 कोष्टक में 8 दूनी 16 धन 15 माइनस 1 14 गुणा 8 प्राप्त हुआ 15 बटे 2 कोष्टक में 16 धन 14 गुणा 8। आगे हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 15 बटे 2 कोष्टक में 16 धन 112। 16 धन 112 करने पर 15 बटे 2 गुणा 128, 2 का भाग 128 में देने पर 15 गुणा
64। 15 और 64 का गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 960। 960 जो है वह 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा।